हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। कल मैं आप लोगों से एलसीएम एचसीएफ का थर्ड लेक्चर है ना वो स्टार्ट किया था और आज मैं आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ। और ये जो क्वेश्चंस हैं पहले मैं बता दूँ, ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है जो ये सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। सीजीएल 2018 में क्वेश्चन आया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एसएससी का है, एसएससी 10+2 का क्वेश्चन है। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सेकंड जैसा ही है लगभग, लेकिन ये यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम तक का क्वेश्चन आया है। तो मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लाया हूँ जो कि पिछले लेक्चर्स के रूल्स के बेस पर है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और आपको यहाँ पे क्वेश्चन के हेल्प से कुछ ट्रिक और कुछ मेथड बताऊँगा। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सेट भी दे दूँगा, तो उसको आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन है क्या। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, 3 संख्याओं का अनुपात 3:5:9 है। 3:9:3:5:9 है। अगर अंग्रेजी में इसको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो द रेशियो बिटवीन 3 नंबर्स इज़ 3:5:9। यदि उनके महत्तम समापवर्तक 17 है तो लिख सकते हो इफ़ द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर इज़ 17 देन। तो पूछ क्या रहा है, तो बड़ी तथा छोटी संख्याओं में अंतर क्या है। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे समझ ले सकते हैं। अगर इंग्लिश में दिया रहेगा तो ऐसे दिया रहेगा। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और ऑप्शंस को चूज़ करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस को पहले आप समझिएगा। कल मैं आप लोगों को बताया था कि कभी भी क्वेश्चन में अगर रेशियो दिया रहता है तो वो वैल्यू नहीं होता, वो नंबर एग्जैक्ट नहीं होता, वो क्वांटिटी नहीं होता है। उसको ओरिजिनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए या वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए आपको अलग से कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करना होगा, किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना होगा इन तीनों क्वांटिटी में। ये जो रेशियो दिया गया है, रिलेशन दिया गया है, वो 3 नंबर के बीच का रिलेशन एक तरह से है। तो इसमें अलग से आपको किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तुरंत ये क्या बन जाएगा, वो नंबर्स बन जाएंगे जिनकी बात की जा रही है, संख्याओं की बात की जा रही है। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें इसे नंबर में कन्वर्ट करने के लिए किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करते हैं, सोल्यूशन क्वेश्चन को देने के लिए मान लेते हैं कि वो नंबर क्या है, लेट दी रिक्वायर्ड नंबर जो आपको लाना है ना, लेट दी नंबर्स कह सकते हैं, लेट दी 3 नंबर्स या जो भी है 3 नंबर्स यहाँ पे 3 नंबर्स, ठीक है। हिंदी में भी हम लिख सकते हैं, माना तीनों नंबर क्या है। तो पहला क्या हो जाएगा 3, अगर हम इसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 3x, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 3x कॉमा, नेक्स्ट हो जाएगा 5x, क्लियर है। एंड जो तीसरा बच्चों आपका है वो क्या हो जाएगा 9x, ठीक है। हिंदी में भी लिख सकते हैं हम, देखो दोनों सेंटेंस में यहाँ पे बता दे रहे हैं ताकि आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। कि माना तीनों नंबर क्या हैं, 3x 5x और 9x, ठीक है, क्लियर है। अब कह रहा है कि यदि उनके महत्तम समापवर्तक 17 है। अब यहाँ पे मैं एक लॉजिक बताऊंगा और ये लॉजिक हर क्वेश्चन पे मैच करेगा, हर जगह अप्लाई होगा। कह रहा है कि यदि उनके महत्तम समापवर्तक 17 हैं तो अब ये जो 3x मिला, ये 5x मिला, इसका 9x, इन तीनों का जो मसा है वो 17 है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग टू 17 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू 17 है। और हम अपने से लाएंगे, फिर से लाएंगे ये 3x 5x और 9x का। अगर मैं बोलूँ कि मसा क्या होगा, तो मसा क्या होता है, मैंने बताया था ना जो सब में कॉमन होता है वही मसा होता है। तो बताओ 3x 5x और 9x का मसा क्या होगा, x होगा कि नहीं होगा, होगा। इस 3x 5x से 9x का मसा क्या होगा, x होगा। कैसे x होगा, थोड़ा सा बगल में समझा दे रहा हूँ कि ये 3x का अगर आप फैक्टर करोगे तो 3 मल्टीप्लाई x मिलेगा। 5x का फैक्टर करोगे तो क्या मिलेगा, 5 इंटू एक्स मिलेगा। और 9x का करोगे तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 3 इंटू एक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब बताइए सब में कॉमन क्या है, 3 है क्या, नहीं है। इन दोनों में तो 3 है बट इसमें नहीं है। तो एक ही क्वांटिटी है जो सब में है, यानी x। तो बताइए इन तीनों का 3x 5x और
ये 9x इन तीनों का मासा क्या होगा, x होगा कि नहीं होगा। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन तीनों का मासा क्या है, तो मासा 17 है। समझ रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा सेंटेंस बढ़ा लीजिए कि 3x, 5x एंड 9x का मासा। थोड़ा सॉरी, मैं यहाँ पे दोनों मिला के लिख दे रहा हूँ, तो आप लोग HCF लिखिएगा। हिंदी वाले मासा लिख देंगे और इंग्लिश वाले क्या HCF लिख देंगे। इज इक्वल टू कितना बोल रहा है, 17 बोल रहा है। तो बताइए इन तीनों का मासा क्या आया था, x आया था। x इज इक्वल टू 17 आ गया कि नहीं, मतलब आपको x का वैल्यू मिल गया, जो चीज़ चाहिए था। बिकॉज आपको जो नंबर लाना है ना, ये बोल रहा है कि तो बड़ी तथा छोटी संख्याओं में अंतर बताइए। तो अंतर कब आएगा, जब आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्या मिलेगी तभी ना। तो आपको क्या लगता है सबसे बड़ी संख्या कौन है यहाँ पे, हाँ 9x है। छोटी सबसे कौन है, 3x है। तो अगर आप x का वैल्यू इसमें पुटअप कर दोगे तो आपको बड़ी संख्या मिल जाएगी और छोटी संख्या मिल जाएगी कि नहीं, मतलब तीनों मिल जाएगी ना। तो अब हम क्या करते हैं कि अपनी बड़ी संख्या और छोटी संख्या को लाने के लिए x का वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो देयरफॉर बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या मतलब बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 9x, और 9x का वैल्यू 17 आया है। तो 17 9 से कितना होता है पता है सबको, कितना होता है 153 होता है ना, 153 होता है। क्लियर। और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी सबसे छोटी मतलब सबसे छोटी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ समझ जाइए आप लोग। और ये हो जाएगा 3x, तो 3 × 17। क्लियर है। तो 51 आ गया। अब दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, देयरफॉर हाँ डिफरेंस यानी दोनों का अंतर, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर, यही पूछ रहा है दोनों का अंतर ना, दोनों का अंतर यानी बड़ी संख्या छोटी संख्या, दोनों मतलब सबसे बड़ी, ये जो आया है सबसे बड़ी वह सबसे छोटी। एक मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कभी कंफ्यूजन ना हो। संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा बच्चों, तो 153 में से 51 को माइनस कर लेंगे, 153 माइनस 51 को माइनस कर लेंगे तो मिलेगा ये 2 मिलेगा, 0 मिलेगा, 102। तो बच्चों आ गया 102, कितना आ गया 102। तो 102 इज फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ये पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन था। आप फिर से समझिएगा कि महत्तम समापवर्तक 17 है, लेकिन हम फिर से ला रहे हैं 3x 5x 9x के हेल्प से हम फिर से ला रहे हैं, तो हमको x मिल गया। और इस x का वैल्यू बताइए 17 के बराबर होगा कि नहीं। इन तीनों का मासा क्या हो गया, x आ गया, और 17 पहले से है तो x बराबर 17 वैल्यू आ गया। अब जैसे ही आपको x का वैल्यू मिलेगा तुरंत आपको दो संख्याएं मिल जाएंगी, क्योंकि हमें x का वैल्यू ही लाना है। और x का वैल्यू लाने के लिए ही ये क्वेश्चन बेसिकली इस फॉर्मेट पे दिया गया, इस तरह का दिया गया। देखिए अब यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या है, सेकंड वाला नाउ देखिए क्या होता है। दो संख्याओं का योग 272 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये 2 और 3 दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों का लॉजिक सेम रहेगा। दो संख्याओं का योग 272 है, यदि उनके महत्तम समापवर्तक 34 हैं तो वे संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए कि जो कल का लेक्चर था ना, उसके जो क्वेश्चन है बिल्कुल इससे डिफरेंट थे। वहाँ पे आपको दोनों संख्या दे दी जाती थी और महत्तम दिया जाता था, लघुत्तम पूछता था, ऐसा इस फॉर्मेट पे था। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो संख्या ही नहीं है, आपको दो संख्याओं का योग दिया है, योग दिया भाई 272 जो योग दिया, दो संख्याओं को जोड़ने पे आया। अगर ये प्रोडक्ट रहता तो काम हो जाता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्वेश्चन घुमा रहा है। तो दो संख्याओं का योग 272, यदि उनके महत्तम समापवर्तक 34 है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए अब बच्चों हमें क्या करना है, दो संख्याओं का योग 272 है, तो यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन जब भी करेंगे तो यहाँ से करेंगे। तो कह रहा है उनके महत्तम समापवर्तक 34 हैं। आप थोड़ा सा गौर करो कि ये यक्स क्यों आया, ये मासा यक्स क्यों आया, क्योंकि सब में x कॉमन था इसलिए x आया मासा। तो इसी तरीके से सोचिए थोड़ा सा, ये 34 मासा कब आएगा, यानी ऐसे नंबर्स जिसमें 34 दोनों में कॉमन होगा तभी ना मासा 34 आएगा। क्योंकि दो संख्याएं हैं तो यानी दोनों संख्याओं में 34 कॉमन होगा तभी जाकर के मासा 34 आएगा। बात आ रही समझ में। अगर तीन संख्या रहती तो उन तीनों में 34 कॉमन रहता तब जाके 34 आता मासा। जिस तरीके से यहाँ पे है x मासा तभी आया है जब इन तीनों में x है, ठीक है ना। किसी दो में x रहता, तीसरे में कुछ y रहता या कुछ रहता तो ये x नहीं आता। तो इसी तरीके से ये बताइए हमको, ये सोल्यूशन नंबर फर्स्ट था आपका।
अगर मैं बोलूँ सोल्यूशन नंबर सेकंड का, तो स्टार्ट कैसे करेंगे इसको बताइए बच्चों। वो दोनों संख्याएं कैसे होंगी, क्या होंगी, किस तरीके से इनको करें कि आप लोगों का ये स्ट्रक्चर स्टार्ट हो। तो बच्चों ये बताइए हमको कि वो संख्याएं कैसे होंगी। तो मान लेते हैं संख्याएं क्या है, माना थोड़ा सा यूपी बोर्ड वालों को बच्चों को ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने हिंदी में लिख रहा हूँ। इंग्लिश वाले तो स्मार्ट होते हैं, वो कन्वर्ट कर लेंगे। माना संख्याएं क्या है, 34x और 34y ले लेता हूँ। अगर मैं 34x और 34y लूँगा तो बताइए दोनों का अगर मसल आना होगा तो 34 आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि दोनों में कॉमन जो होता है वही होता है। अब हम x क्यों लिए, क्योंकि आप 34 केवल ये तो ले नहीं सकते हो, माना संख्या है 34 है, ऐसे कैसे ले सकते हो, कभी भी कांस्टेंट नहीं लेट किया जाता है। जब भी लेट करते हो तो उसमें वेरिएबल जरूर आना चाहिए। तो हमने एक x ले लिया एक y, क्योंकि दो संख्याएं हैं तो जरूरी नहीं कि अगर दो संख्याएं नहीं होती तो ये लिखता ही नहीं क्वेश्चन में दो संख्या है। अगर हम लिख दें दोनों को 34x तब तो दोनों एक के संख्या हुई ना, तो कुछ अलग होगा तभी ना दो संख्याएं होंगी। तो पहली संख्या आपकी 34x हो गई, दूसरी 34y। अब कह रहा है कि इन दोनों का जो इन दोनों का जो सम है, सम अब प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों संख्याओं को जब जोड़ा गया, इन दोनों को जोड़ा गया तो कह रहा है 272 है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं 34x प्लस 34y, प्रश्न के अनुसार यही होगा ना, 34y इज इक्वल टू 272। 34 दोनों में से कॉमन ले लो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 272। कॉमन क्यों लिए भाई, जब भी आपको इक्वेशन मिले तो ये कहना ना पड़े कि कॉमन लेना है, ये स्टेप होता है, एक कॉमन सेंस है कि भाई इन दोनों में जो कॉमन दिख रहा है वो कर लो। ये नहीं कि आपसे बोला जाएगा, कान में फूंका जाएगा लो भाई कॉमन ले लो, नहीं, आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखा तुरंत कॉमन लेना है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिनको नहीं पता वो ध्यान से सुने। 34 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 34 उस साइड जाकर डिवाइड कर देगा, 272 में 34 से डिवाइड कर देंगे। अब 34 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 त्रिक 24 3 27, ठीक है, 8 बार जाएगा बच्चों। मतलब कि आंसर आपका आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब आप थोड़ा सा समझिए का यहाँ पे प्रयास करिएगा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 आया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 आया। अब यहीं पे काम नहीं खत्म होगा, ये आपका वैल्यू थोड़ी ना है। क्वेश्चन में आपसे बोला क्या गया है, कह रहा है वे संख्याएं क्या हैं, तो वो संख्याएं पूछ रहा ना, और ये तो x प्लस वाई का वैल्यू आया। तो बच्चों जब तक हमें x और y का वैल्यू नहीं आएगा तो हमारा टारगेट क्या है, x और y का वैल्यू लाना। अगर x का वैल्यू आ जाएगा हम इसमें रख देंगे तो पहली संख्या मिल जाएगी, और y का वैल्यू आ जाएगा तो हम इसमें रख देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। अब देखो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और आपके पास कुछ है भी नहीं, है ना। इक्वेशन में होता क्या है कि कम से कम दो इक्वेशन होता है तो हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और x और y का वैल्यू ला देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और कुछ है ही नहीं हमारे पास, क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं दिया है। तो कुल मिलाकर के आपको x और y का वैल्यू चाहिए। तो कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चंस हो और ऐसा स्ट्रक्चर मिले तो हम लोग वहाँ पे सपोज करते हैं कि मान लेते हैं x बराबर कुछ हो जाएगा, y बराबर कुछ, और दोनों को ऐड करके 8 आएगा। यानी क्या संभावना हो सकती है और संभावना कैसे होगी उसको थोड़ा लॉजिक से समझिएगा। यहाँ पे एक रूल मैं बताऊंगा, उस लॉजिक को आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, मैं इसको दूसरे पेज पे थोड़ा सा कर रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है। अब देखो रूल क्या कहता है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्या कहता है कि अगर हम अपने से लेट करें क्या क्या संभावना हो सकती है, x के और y के वैल्यू क्या हो सकते हैं कि दोनों को जोड़ने पे 8 आए। तो साथ में ध्यान रखेंगे किस चीज़ का, कि कभी भी x और y के जो भी नंबर लेंगे उन दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इस बात को ध्यान दीजिए, फिर से सुनिए, x और y के जो भी नंबर हम लेंगे उन दोनों को ऐड करने पे 8 लाना होगा। तो ऐसा करते समय x और y के जो भी नंबर होंगे उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैंने मान लिया कि अगर यदि x बराबर 1 है सपोज कर लो, तो y बराबर कितना लेना पड़ेगा कि दोनों को जोड़ने पे 8 आ जाए। तो y बराबर बताओ 7 आएगा कि नहीं, बात आई समझ में। और दूसरी बात क्या है, 1 और 7 में कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, बात आई समझ में। क्यों ये चीज़ है कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए,
चूँकि बच्चों क्वेश्चन में थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। दो संख्याएं थी, 272 था, यदि उनके महत्तम समापवर्तक 34 है। तो ये बताइए, जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पे हमने 34x और 34y लिया था ना, क्या इसमें कोई कॉमन है? 34 के अलावा और कोई कॉमन है? इसमें कुछ कॉमन फैक्टर है? नहीं ना है। तो जब इसमें कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, केवल 34 है, तो वहाँ पे भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। 34x और 34y में कोई भी 34 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इन दोनों में। 34x 34y में 34 के अलावा कोई भी चीज़ दोनों में कॉमन नहीं है, कॉमन मतलब दोनों में उपस्थित नहीं है। इसलिए x और y के वैल्यू लेते समय हमें उन डिजिट को लेना है जिससे कि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यही लॉजिक होता है, यही लॉजिक है। मेन रूल यही। इसी को तमाम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम लोग ऐसा डिजिट क्यों लेते हैं, ऐसा पेयर क्यों ढूंढते हैं कि दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं होगा। क्योंकि क्वेश्चन में कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? तो x बराबर 1 अगर ले लें और y बराबर 7 ले लें, तो ये मेरा बताओ सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पे आप सेटिस्फाई कर सकते हो ना इस चीज़ को, इस लाइन को, कि x बराबर 1 रख दोगे, y बराबर 7 रख दोगे, तो 1 + 7 = 8 आ गया। अब आपको x बराबर 1 और y बराबर 7 जो है इस फॉर्मेट पे रख देना। किसमें? इसमें, यहाँ पे रख देना, इस नंबर में। तो जब x बराबर 1 रख दो, y बराबर 7 रख दोगे, तो वो आपको संख्या मिल जाएगी जो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना? अगर ऑप्शन में मैच कर गया x बराबर 1 y बराबर 7 रखने पे, तो इसका मतलब यही आंसर है। अगर नहीं मैच करेगा तो आगे और बढ़ सकते हैं। कब बढ़ेंगे बता रहे हैं। तो इसको लेंगे तो लिख सकेंगे, सो नंबर क्या हो जाएंगे, संख्याएं क्या हो जाएंगी, दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी। संख्याएं एक है बच्चों 34x था, मतलब 34 × 1 मतलब 34, और दूसरी हो जाएगी 34y मतलब 34 × 7। 7 चौक 28 को 8 कैरी 2, 7 त्रिक 21, 21 2 22, 228। अब आप 238, सॉरी फिर से देख लीजिए। 7 चौक 28 को 8 कैरी 2, 7 त्रिक 21, 21 2 23 होता है ना। ठीक, अब देखो 238। अब क्या इसमें ऑप्शन कोई मैच कर रहा है? 136, 172, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये देखो है, ये देखो मैच कर गया, ये दोनों मैच कर गया। तो इसका मतलब हमने जो x बराबर 1 और y बराबर 7 लिया, ये सेटिस्फाई कर रहा है और ये हमारा एक ऑप्शन मैच भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो गया, सही हो गया। अगर मान लीजिए ये नहीं होता तो और क्या हो सकते हैं आंसर, चलिए देखते हैं। x बराबर 1 लिया, y बराबर 7, और क्या हो सकता है पेयर? यदि आप x बराबर 3 ले लेते हो तो y बराबर 5 लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। x बराबर, यहाँ पे देख लीजिए, x बराबर 2 और y बराबर 6 नहीं लिया जा सकता। दोनों को ऐड करने पे 8 तो आ रहा है, दोनों को ऐड करने पे 8 आ रहा है, लेकिन दोनों में कॉमन फैक्टर है। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, ये चीज़ गलत हो गया, ये नहीं हो सकता है। दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये पॉसिबल हो सकता है, x = 3 y = 5, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जब कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब कॉमन फैक्टर मतलब होता है ऐसे नंबर से ऐसी नंबर जो दोनों को डिवाइड कर देते। क्या दोनों कभी डिवाइड होंगे किसी नंबर से? नहीं। तो x बराबर 3 y = 5 ऐसा हो सकता है। तो जब ऐसा होगा तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्याएं क्या हो जाएंगी? पहला हो जाएगा 34, x बोले तो 34 × x का वैल्यू 3, और 34 y बोले तो 34 × 5, 3 चौक को 12, 3 त्रिक का 9, 1 10, और 5 चौक को 20 को 0, 5 3 15, 15 2 70, 170। क्या यहाँ पे कोई ऑप्शन था 102 और 170? 102 170 है नहीं है, तो केवल एक ही ऑप्शन दिया, तो ये भी सही है। अगर दोनों दिया रहता तो दोनों हम करते। तो ये दो आंसर आ सकते हैं। x के 2 वैल्यू 34 और 102, y के 2 वैल्यू ये आ सकते हैं 34 y के। ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है बच्चों, बात आ रही समझ में? चलो अब सेम इसी तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन है और यहाँ पे हमें वही पूछ रहा है। बताइए यहाँ पे कितने केस हो सकते हैं? केस नंबर 1, केस नंबर 2, दो केस पॉसिबल हो सकते हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2। समझ रहा है? ऐसा दो स्टेटमेंट हो सकता है, एक्स के दो वैल्यू रखे जा सकते हैं, एक रखा सकता है, एक 3, वाई के भी दो वैल्यू हो सकते हैं। तो ऐसी दशा में दो केसेस हो सकते हैं। सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे नंबर नहीं लाना है, यहाँ पे पूछ रहा है कितने युग्म संभव हैं। युग्म मतलब कितने पेयर संभव हैं, तो 2 पेयर इसमें था, दूसरे क्वेश्चन में इसमें कितने हो जाएंगे? दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 18 है, यदि उनका योगफल 540 है तो इस शर्त को पूरा करने के लिए ऐसी संख्याओं की कितने युग्म संभव हैं। तो इसको भी किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वेट, क्वेश्चन नंबर 3 था, इसको सॉल्व करते हैं, इसके सॉल्यूशन को। ठीक है बच्चों, तो ये बोल रहे हैं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 18 है, तो एक हो जाएगा संख्या क्या हो जाएंगी? संख्याएं क्या हो जाएंगी? माना संख्याएं, माना संख्याएं। अब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करना तो ऐसे पूरा डिटेल में नहीं लिखना है, शार्ट में लिखिए कम से कम। माना संख्याएं क्या हैं? एक हो जाएगा 18x हो जाएगा, तो दूसरी क्या हो जाएगी? वह दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 18 है, तो एक 18x हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? 18y मान लेते हैं। माना संख्याएं इतना और इतना है। क्लियर है? कोई दिक्कत बच्चों? नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तथा उनका योगफल 540। अब इन्हीं दोनों को जोड़ना है, तो प्रश्न के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो कह रहा है 18x प्लस 18y इज इक्वल टू 540। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, तुरंत कॉमन लेना है। ये चीज़ को मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, 18 कॉमन ले लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 540। मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 18 उधर जाके डिवाइड कर देगा, 18 3 54, कितना होता है? 30 आ जाएगा, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। अब आपको फिर वही काम हो गया जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 था, कि x और y के ऐसे नंबर्स लीजिए कि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना हो और दोनों को जोड़ने पे 8 आ जाए। तो दो x और y के ऐसे दो नंबर लीजिए, x और y के ऐसे नंबर्स को लीजिए कि दोनों को ऐड करने पे 30 आए, लेकिन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो चलिए कितने केस हो सकते हैं अपने से यहाँ? यदि x बराबर मान लेते हैं 1 है, तो y बराबर 29 हो सकता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है। 1 और 29 मिला के कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो केस नंबर 1, केस नंबर 1 हो गया। दूसरी केस क्या हो सकती है? x बराबर 2 होगा, x बराबर 2 होगा और y बराबर 28 नहीं, क्योंकि दोनों में 2 कॉमन है। 3 हो सकता है क्या? 3 भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। 3 और 27 दोनों में कॉमन फैक्टर, 3 और 27 में कॉमन फैक्टर क्या है? 3 से दोनों कट जाएंगे, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, तो कॉमन फैक्टर ये नहीं होगा। 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 हो सकता है क्या? 7 और 23, बिल्कुल 7 हो सकता है बच्चों, 7 तो बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है 7? क्योंकि 7 x बराबर 7 अगर ले रहे हो, y बराबर 23, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, और आपका काम भी हो गया, और आपका बच्चों काम भी हो गया। इस तरीके से तीसरा क्या हो जाएगा आपका? इसी तरीके से तीसरा भी हो सकता है। x बराबर मान लेते हैं 8 होगा, 8 और 22 नहीं है ना, 9 और 21 होगा, नहीं ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 9 और 21 में दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 9 और 21 में 3 से दोनों कट जाएंगे, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या पॉसिबल है? 9 21 नहीं है, तो अब ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए, x का वैल्यू बढ़ाइए उधर से। जब x का वैल्यू बढ़ते जाओगे तो y का वैल्यू घटेगा, तभी ना दोनों जोड़ने पे 30 30 आएगा। आगे क्या होगा सोचिए थोड़ा सा, 1 मिनट के लिए, ठीक है? तो नहीं होगा। फिर x इक्वल टू 10 होगा, y इक्वल टू 20, ये भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कहाँ से हो पाएगा भाई? इसके बाद क्या होगा? x इक्वल टू 11 और 19 होगा क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है, 11 और 19 हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसलिए हो सकता है, x इक्वल टू 11 तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 19, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए ये भी पॉसिबल है। चौथा केस क्या हो सकता है आपका? चौथा केस हो सकता है x इज इक्वल टू 13 ले लो, 13 हो गया तो y इक्वल टू कितना बचेगा? 13 और 17,
ठीक है। अब आगे 18 5वां केस, x इक्वल टू 14 और y इक्वल टू 16 नहीं हो पाएगा। x इक्वल टू 15 y इक्वल टू 15 नहीं हो पाएगा। अब तो एकदम नहीं होगा, अब दोनों बराबर हो गया। जब दोनों बराबर हो जाए ना तो समझ जाओ अब नहीं हो पाएगा। x इक्वल टू 15 और y इक्वल टू 15, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो ये कट गया, यानी यही लास्ट है। तो कितने केस हो गए, 1 2 3 4, 4 केसेस हो गए, 4 पेयर हो सकते हैं। तो ऑप्शन क्या था आपका क्वेश्चन में, ऑप्शन क्या था, पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 4, अगला 2 1, तो कौन सा सही है, ये वाला सही है। समझ रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं तो कह रहा हूँ कि इसको आप बिल्कुल एकदम रट्टा मार जाओ और प्रैक्टिस कर डालो, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और डिस्क्रिप्शन में मैं प्रैक्टिस सेट डाल दूंगा और उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है बच्चों। इतना अच्छे से देखिए लेक्चर को, और जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे उनको बिल्कुल ताज़ा ताज़ा लेक्चर मिले, ठीक है ना। तो आप लोग लेक्चर को पूरा वॉच करिए, फिर मिलेंगे आगे। थैंक यू सो मच।